रहमानुर्रहीम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है उसका। तो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही अहम है। लॉन्ग भी इसमें से लाजमी आना है आपको और शॉर्ट एमसीक्यूज भी आने हैं। इनके तकरीबन 12 से 15 मार्क्स का पेपर इसमें से लाजमी बनता है आपका। तो सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले आपको एक थ्योरी सुनाता हूँ मैं। सारी कहानी है उसका, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि हर एटम स्टेबल होना चाह रहा है। सवाल ये है कि वाई द एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। दुनिया में हर शख्स चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। आप लोग स्टडी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो स्टडी? आप इसलिए स्टडी कर रहे हो ताकि आप लोग स्टेबल हो जाओ, आने वाले वक्त में आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपका भी बैंक बैलेंस हो, घर हो, बिजनेस हो, कारोबार हो। यही कुछ है ना माइंड में। तो क्यों चाह रहे हो, ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो? आने वाले वक्त में स्टेबल होने के लिए। अब आप मेरे ख्याल स्टेबिलिटी की आपको समझ आ गई हुई काफ़ी हद तक। हर एटम चाहता है खुद को स्टेबल करना। अब सवाल पैदा होता है स्टेबल होता कैसे है। हर वो एटम स्टेबल हो जाएगा अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए। किसकी तरह हो जाए? अब नोबल गैसेस का पता है आपको? नोबल का मतलब क्या होता है? नोबल का मतलब नेक, गैसेस गैसेस, नेक गैसेस। अब अगर हम अपनी रूहानी लाइफ को देखें, एक तो हमारी लाइफ जो है वो तो हम बने मिट्टी से, जिसे कहते हैं हैवानी लाइफ। हम जो गुनाह करते हैं या जो हमसे गुनाह होते हैं वो हमारे अंदर हैवानियत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को किससे पैदा किया है? मिट्टी से पैदा किया है। और ये साइंस भी इस चीज़ को एविडेंस देती है। कुरान तो कहता ही कहता है कि मैंने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है और जिन्नात को आग से पैदा बनाया है। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर होती है हैवानियत होती है। तो दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने हमारे रूह फेंकी अपनी, तो वो होती है रूहानियत। तो हैवानियत हमें गुनाहों की तरफ लेके जाती है, लेकिन रूहानियत जो होती है वो हमें नेक कामों की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रूहानियत की। अगर आप देखा जाए रूहानियत के लिहाज से, दुनियावी लिहाज से मैंने बता दिया, जो हैवानियत हमारे अंदर के बैंक बैलेंस हो, जायदाद हो, उसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं या समझते हैं। रूहानियत किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ को किस तरह बनाना चाहते हो रूहानियत के लिहाज से, तो किसका नाम सबसे पहले आएगा माइंड में? कि हमारी लाइफ किस शख्स की तरह होनी चाहिए? लाज़ी बात, हमारे माइंड में एक ही शख्स आते हैं, वो होते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी। तो हर शख्स चाहता है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए रूहानी लिहाज से क्या करे? वो अपनी लाइफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपने आप को ढाल ले। इंसान चाहते हैं खुद को स्टेबल करने की, जो आपकी अबदी कामयाबी है, हमेशा के लिए कामयाबी है, वो ये है कि आप अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हो तो अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढाल लो, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक। तो आप स्टेबल हो जाओगे, आने वाली ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। तो इंसानों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है कि अब देखो तमाम इंसान क्या चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक बसर करें। तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह नोबल गैसेस, तो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर जो है सबसे अजीम तरीन हस्ती जो है, सबसे नेक हस्ती जो है, वो कौन सी हैं? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने एटम्स के अंदर भी, इस तरह तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो है एक साइंसी लिहाज से एटम्स के अंदर कुछ गैसें ऐसी बनाई हैं कि हर शख्स चाहता है कि वो, हर एटम चाहता है कि उस तरह का हो जाए। उसे हम बोलते हैं नोबल गैसेस। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि वाई एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। हर एटम चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए।
ठीक है। तो अब नोबल गैसेज याद है किसी को? वैसे मैंने थर्ड चैप्टर में बहुत एक्सप्लेन कर दिया था, ये आप देख लो। नोबल गैसेज आपको आनी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया। सबसे पहला कौन सा होता है? हीलियम, गुड शाबाश। दूसरा नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेंडियम। तो मैंने जीनोन तक की बनाई है आपकी। हर एटम चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें से किसी एक की जैसी हो जाए। अगर हम, तो इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं आपको सिखाऊं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाए, नोबल गैस की तरह हो जाए, तो मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के बतानी पड़ेगी आपको। तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो फिर आगे आपने 8 प्लस करना होता है, जो मैंने थर्ड चैप्टर में समझाया है। 2 में 8 प्लस करो तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10। तो फिर 8 प्लस करो तो आर्गोन की 18। तो फिर हमने क्या करना होता है? 18 जमा करना है, 18 प्लस करना है। तो 18 में 18 प्लस करो 36। तो 36 में 18 प्लस करो 54। तो इसका मतलब मेरे एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत है नहीं है। वो जो मेथड बताया हुआ था मैंने थर्ड चैप्टर में, वही आप करोगे तो आपको एटॉमिक नंबर सबके याद हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है हीलियम की। एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 2, और इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। क्लियर होगी बात यहां तक? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अगर आपको सेकंड चैप्टर मैंने कहा था ना, हर जगह इस्तेमाल होगा, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, आगे 7 में भी, 8 में भी। तो देखो दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 1s2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। वो SsP SPS का फार्मूला मिलवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1s2 आ जाएगा। लेकिन नियोन में कितने होते हैं? 10। तो यहाँ पे SsP का फार्मूला लगेगा। तो लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे 10 पूरे हो जाएंगे। 2 2 4 और 2 6, 6 4 10 हो जाएंगे पूरे। तो मैं यहाँ तक ही लगाऊंगा, SsP SPS पूरा नहीं लिखूंगा। तो S हमेशा 1 से शुरू होता है, फिर 2 हो जाएगा। P कहाँ से शुरू होता है? हमेशा 2 से, दूसरे ऑर्बिट से। ये ऑर्बिट नंबर होता है, ये मैंने बहुत डिटेल से बताया वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी को नहीं आती तो उसको फिर सेकंड चैप्टर की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक दोबारा देख लो। वो 2 लेक्चर हैं, उसके अंदर हर चीज क्लियर हो जाएगी। ये 1 कहाँ से आ रहा है, ये S कहाँ से आ रहा है जी, ये आते हैं पेपर में। अच्छा जी, ये कॉमे लगा दिए। S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे S में? 2। 10 पूरे करने ना हमने, तो इधर भी कितने आएंगे? तो कितने रह गए बाकी? 6 इधर आ जाएंगे। P में मैक्सिमम 6 ही आते हैं, तो 10 पूरे हो गए। ठीक है। इस तरह आर्गोन की देखो, SsP, इसमें पूरा करने SPS, वो फार्मूला हो जाएगा। S हमारा 1 से शुरू होता है, ये 2 हो जाएगा, ये 3। P हमारा 2 से शुरू होता है और ये हमारा 3 हो जाएगा। बाकी कोमाद लगा दो आप बीच में। तो S के अंदर इलेक्ट्रॉन 2, इसमें भी 2, इसमें 6 हो जाएगा। 6 4 10 हो गए। अभी 8 पड़े हैं, तो S में कितने आएंगे? 2, और P में 6। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? आर्गोन की। आगे रहने दो, आगे जरूरत नहीं है हमें। तो हर एटम चाहता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, नियोन या आर्गोन की तरह हो जाए। ये आगे मैं साबित भी करूंगा आपको। अच्छा जी, अच्छा, अगर मैं हीलियम की शेल के लिहाज से करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसके लिहाज से? तो ये न्यूक्लियस होगा, 2 है ना एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन 2 होंगे। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, K2 आएगा बस। इसे हम बोलते हैं डुप्लेट रूल। क्या बोलते हैं? डुप्लेट रूल जो होता है वो सिर्फ हीलियम में आता है, क्योंकि हीलियम के पहला ऑर्बिट ही आखिरी ऑर्बिट है। देखो इसका पहला ऑर्बिट ही है, उससे अगला ऑर्बिट कोई है आ रहा है नहीं, तो पहला ऑर्बिट ही आपका आखिरी ऑर्बिट है। तो ये डुप्लेट रूल की डेफिनेशन है, अगर कोई एलिमेंट के आखिरी मदार में, आखिरी ऑर्बिट में, आखिरी शेल में क्या हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो और वो पहला शेल बंदा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब होता है कि उसके पहला ऑर्बिट हो और उस पहला ऑर्बिट ही आखिरी ऑर्बिट हो और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लेट रूल बोलते हैं। तो हीलियम जो है ये डुप्लेट रूल को ओबे करता है। और देखो यहाँ पे मजीद कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बॉन्ड कब बनता है?
बॉन्ड तब बनता है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तब बॉन्ड बनता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन है ही पूरे, दो चाहिए पहले ऑर्बिट को, दो पूरे हैं, तो इसको किसी को इलेक्ट्रॉन देने या किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है नहीं है, वो पूरे हैं उसके इलेक्ट्रॉन, उसका पहला ऑर्बिट मुकम्मल है। तो ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस वजह से क्या होता है, हीलियम हम कहते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता। ये बोर्ड में सवाल भी आता है, ये आगे मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, हीलियम की समझ आ गई। अब नियोन को देखो, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे, ठीक है। और दूसरे में 8 होंगे, और दूसरे में होते भी कितने हैं? 8 ही होते हैं। अब इसका वैलेंस शेल, वैलेंस का मतलब है बाहर वाला, आखिर वाला शेल। वैलेंस शेल कौन सा है, पहला कि दूसरा? वैलेंस शेल होता है जो बाहर वाला होता हो, आखिर वाला। तो आखिर वाला आपका दूसरा ही बन रहा है, तो दूसरा हमारा वैलेंस शेल है। तो इसके आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, और होने भी कितने चाहिए? 8 ही होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो बोर्ड में डेफिनेशन आती है, व्हाट इज ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल। तो डुप्लेट रूल होता है जिसके अंदर आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, और ऑक्टेट रूल होता है जिसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरा ऑर्बिट हो और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, तो वो ऑक्टेट रूल है, उसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब होते भी 8 हैं और हैं भी 8, तो ना तो इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है ना ही ले सकता, क्योंकि 8 पूरे हैं, उसको ना तो देने की जरूरत ना ही। इस वजह से ये नोबल गैसेज जो होती हैं ये बॉन्ड नहीं बनाती। तो ये K2L8 आ जाएगी इसकी एग्जांपल नियोन की। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई शेल के लिहाज से। आर्गोन का देखो, आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में भी M में भी 8 आ जाएंगे। तो इसका भी ऑक्टेट रूल ही होगा कि आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 हो जाएगा हमारा 18। अब आपने इसको माइंड में रखना है कि केमिकल बॉन्ड कब बनता है, जब कोई एलिमेंट अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो हीलियम या नियोन या आर्गोन, इनकी तीनों में से किसी एक की तरह कर ले, या नीचे वाले एलिमेंट्स में भी कर ले, लेकिन आपका लेवल सिर्फ आर्गोन तक जाएगा 9th के अंदर। यहां तक क्लियर होगी बात। अब हम आगे देखते हैं, आगे पहले इसकी थ्योरी देख लें थोड़ी सी। वाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? एटम अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज। वही बात कर रहा है जो बता रहा हूं। एटम चाहता है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी तरह कर ले? नोबल गैस की तरह। अगर वो नोबल गैस की तरह हो जाती है तो वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा, अगर वो नहीं होती वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हर एटम चाहता है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस की तरह कर ले। तो इसके लिए हमारे पास ये हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये हमारी क्या है? नोबल गैसेज हैं। और ये NS2NP6, ये वैसे मैंने आपको 3rd चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उधर से देख लीजिएगा। N का मतलब क्या है? N का मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अच्छा, आगे इसके लिए 2 रूल्स होते हैं, ये भी आप साथ लिखो लाजमी। डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल का मकसद होता है अटेन द 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब सबसे बाहर वाला। लेकिन ये डुप्लेट रूल किसके ऊपर अप्लाई होता है? जब पहला ऑर्बिट वैलेंस शेल हो, जब पहला ऑर्बिट, तो पहला ऑर्बिट ही होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन दूसरे के अंदर हमेशा 8 आते हैं, तीसरे में भी आपने 8 ही रखने हैं। और ऑक्टेट रूल क्या होता है? अटेनिंग द 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ये दूसरा ऑर्बिट हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, ठीक है। वहां पे ये ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब ये थ्योरी मेरे ख्याल समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, अब हम फिर दोबारा एक्सप्लेन करते हैं कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है और वो किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता है नोबल गैसेज की तरह। अगर आप ये समझ जाओगे आपको काफी हद तक, यानी कि ना केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद उसने एक और सवाल दिया हुआ है, वाई द नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। ये मैंने बता दिया है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी होती है तो उनको कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। जैसा हीलियम है, हीलियम के आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, और होने भी 2 ही चाहिए पहले ऑर्बिट के, तो उसका डुप्लेट मुकम्मल है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है, ठीक है। तो ये आपने रीजन लिखनी है, बोर्ड में बहुत दफा सवाल आया हुआ है ये दोनों सवाल, कि हाउ एन एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड और नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। अच्छा, नोबल गैसेज हैव कंप्लीटेड फील्ड देयर वैलेंस शेल 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वो अपने बाहर वाले शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रखती है, इसलिए वो नॉन रिएक्टिव होती है।
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम की देखो NS2 होती है या 1s2 कह दो आप, और नियोन आर्गोन क्रिप्टॉन जिनोन क्या होती है NS2 NP6, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 6 और 2 8। ये बाहर वाले ऑर्बिट की बात कर रहा है बैलेंस की, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं इसलिए वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास अब रीजन। ये आपने ये भी पॉइंट्स लिखने हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए वाइन एटम फार्मा केमिकल बॉन्ड, तो सारी थ्योरी जितने इस लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ वो सारा लिखना है आपने। अच्छा पहला पॉइंट होता है बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको समझ लो। फिर अब आपको सोडियम याद है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, गुड शाबाश। अच्छा सोडियम था, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब ये तो आपको पता है ना। और जब भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर +1 चार्ज आता है, ये पहले भी मैंने समझा चुका हूं, चलो दोबारा रिपीट करते हैं। तो अब ये मैंने बताया हुआ है कि वैसे भी सोडियम की वैलेंसी +1 है और सोडियम के ऊपर चार्ज +1 आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब हम बताएंगे यहां पे, समझाएंगे क्यों लूज करता है, वजह क्या है। कोई ना कोई तो रीजन है ना जिसकी वजह से लूज करता है। अब वो रीजन देखो, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 11 है। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे, ठीक है, K2। दूसरे ऑर्बिट में 8, तो कितने हो गए? 10 हो गए, 1 रह गया। तो तीसरे ऑर्बिट में कितने होंगे? अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। मुझे आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। पहला ऑर्बिट होगा तो 2 चाहिए, लेकिन अगर वो दूसरा या तीसरा होगा तो कितने चाहिए? 8 चाहिए। अब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तीसरे शेल में, मुझे यहाँ पे 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, हासिल करने पड़ेंगे, कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल कर ले। अब 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब वो 8 पूरे होंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना बड़ा मुश्किल है। तो उससे बेहतर नहीं मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं। जब मैं 1 लूज करूंगा पीछे कितने रह जाएंगे? तो क्या बेहतर है? 7 हासिल करना बेहतर है कि 1 को छोड़ देना बेहतर है? 1 को छोड़ देना बेहतर है। और उसने क्या लिखा यहाँ पे? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके यहाँ पे लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करेगा? लूज करेगा, छोड़ देगा। अब मैं यहां से ये वाला अगर ऑर्बिट खत्म कर दूं, इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं। अच्छा पहले एक और चीज देखो, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? तो चार्ज कितना होगा इसके ऊपर टोटल? तो ये जो सोडियम है ना, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं सोडियम की, तो इसके ऊपर चार्ज हो कितना है? 0 चार्ज है। आगे बात समझ यहां तक। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अब ये जब इलेक्ट्रॉन, अब देखो K2L8, तो इसने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये जो M1 था वो इधर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। क्यों लूज किया? रीजन क्या है? क्योंकि वो चाहता था कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए। अब ये K2L8 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 10 इलेक्ट्रॉन। हीलियम की, नियोन की, के आर्गोन की? नियोन की है। अब उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह कर ली? नियोन की तरह कर ली। शेल के लाभ समझा रहा हूं मैं भी आपको, यहां समझ आ गई बात की। अब देखो, अब इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? प्रोटॉन कितने हैं? 11, इलेक्ट्रॉन 10, तो चार्ज कितना आ गया? +1। बेटा बड़े बड़े का साइन आता है, तो ये हमारे पास +1 चार्ज है। अब देखो सोडियम के ऊपर चार्ज +1 आ गया। अब आपको समझ आ रही है +1 किसी वजह से आ रहा है। असल में यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए +1 चार्ज है। उसने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसकी वजह से उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। बात की। अच्छा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो मैंने शेल के लिहाज से बता दिया KLMN कि उसके लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? ये नियोन जैसी है। अब मैं देखता हूँ सब शेल के लिहाज से भी ऐसे ही है। अगर मैं सब शेल के लिहाज से देखूं तो 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने मैंने, तो सोडियम का क्या होगा? 1s2 2s2। अब ये डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, 2p6 3s1, यही नहीं बनेगा? और इतनी प्रैक्टिस हो गई, अब आपको ये आना चाहिए, यही है ना? और 11 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे हैं ना। अब होगा क्या? ये अपना आखिर वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? 3s1 लूज कर देगा, वो ये आ गया। तो बाकी पीछे क्या बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की?
वो बन जाएगी हमारे पास, वो हमारे पास बन जाएगी 1s2 2s2 2p6। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? माशाल्लाह, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नियोन की है। बेटा ये देखना आपके बुक के ऊपर, वैसे जब आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे उसके अंदर ये लिखा होगा नियोन ऐसे आगे। ये वैसे मैंने पहले ही समझा दिया है, जब आयनिक बॉन्ड पढ़ना है मैंने यही एग्जांपल दोबारा समझानी है आपको, ताकि ना आपको दिमाग में अच्छी तरह फिट हो जाए। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो हर एटम चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए। अब ये किस तरह हो रही है? इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके? लूज करके। ये देखना, यही लिखा उसने, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। उसने वैलेंस शेल भी बोला है, आखिर वाला, दरमियान वाला नहीं। कौन सा बोला है? बाय लूजिंग या गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अपना आखिर वाला इलेक्ट्रॉन दे के, अगर वहां पे 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, 3 या 3 से कम है, तब वो लूज करेगा। आगे बात है भाई यहाँ तक? यहाँ तक प्रॉब्लम? अब यहां तक आपको ये समझ आ गया कि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए लूज करता है, ऑक्टेट रूल। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाती है? नोबल गैसेस की तरह हो जाती है। अब आगे देखते हैं हम दूसरा पॉइंट, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन याद है? क्लोरीन, क्लोरीन जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Cl-1 नहीं हो जाता चार्ज? 17 होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो 17 है, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 2 होंगे। दूसरे में? तीसरे में? 7। अब आप मुझे बताओ, ये आपने वैलेंस शेल कौन सा है इसका? के, एल के एम, पहला, दूसरा के तीसरा? एम इसका हमारा कौन सा है? वैलेंस शेल। अब ये वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहता है। अब इस आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे लूज कर दे, पीछे 8 रह जाएंगे एल में, या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो ज्यादा बेहतर कौन सा काम है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब सोडियम में क्या था बेहतर के 1 लूज करना, यहाँ पे 1। अब जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो ये है, लेट करो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इधर आ गया, इस क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl-1 हो गया। अब देखो, अब इसकी देखो चार्ज कितना है, +17 -17, तो चार्ज कितना होगा इसके ऊपर? 0। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है? फिलहाल 0 है। अब इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो -1 हो जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गेन कर दिया, इसके अंदर डाल दिया मैंने 1 इलेक्ट्रॉन, और अब क्या होगा जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे। पहले में कितने आ जाएंगे? 2, दूसरे में 8, और तेरा फल आ जाएगा, और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो ऑक्टेट मुकम्मल हो गया, जो रूल था हमारा। ऑक्टेट मुकम्मल होने के बाद देखो, अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 17, और इलेक्ट्रॉन 18। तो चार्ज कितना आएगा? -1 आएगा। अब देखो क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज है ना, तो इसी वजह से इसके ऊपर -1 आता है, और इसकी वैलेंसी भी -1 इसी वजह से होती है। और ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करता है? अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। आज अगर आप इसको अच्छी तरह समझो ना, वैलेंसी -1 क्यों बनती है, ये 4 चैप्टर में जाके एक्सप्लेन कर रहा है वो, जब वो ऑक्टेट रूल के बारे में बताता है। यहां तक समझ आ गई बात की? अच्छा अब होगा क्या, ये तो हो गया ना शेल के लिहाज से। अब आप मुझे ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से एलिमेंट की है नोबल गैसेस की? K2L8M8 आर्गोन की है। अच्छा अब देखो, हमने शेल के, अब आप बताओ किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये आर्गोन की है। गुड शाबाश। ये देखो K2L8M8। नहीं, हर एटम चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए, वो नेक हो जाए। ठीक है, आप लोग भी नेक हो जाओ बेटा। अब क्लोरीन की देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन की अगर हम देखें शेल, सब शेल के लिहाज से, तो 17 पूरे करने हैं। SsP SPS होगा, वो आप खुद ही लगा लेना, मैंने सारा डायरेक्ट लिख दिया है। 1s2 2s2 2p6 6 4 10 10 11 12 12 5 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये आपको मेरे ख्याल सबको आती है बनानी। अगर हम Cl-1 की देखें तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। तो यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो किसके लिहाज से करनी है?
18 इलेक्ट्रॉन के हाथ है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसके जैसी है? आर्गोन के जैसी है। तो हर एटम चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए। अब यहाँ पे जो हो रही है नोबल गैसेस की तरह, वो किस तरह हो रही है? इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कि लेने की वजह से? लेने की वजह से, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस की तरह हो रही है, ड्यू टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। दो तरीके बताए हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने से, इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऑक्टेट मुकम्मल हो रहा है या डुप्लेट मुकम्मल हो रहा है, और क्या कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह हो रही है। अब तीसरा रूल जो है ना, वो जब मैं कोवलेंट बॉन्ड समझाऊंगा वो तब बताऊंगा। तीसरा रूल ये होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वैसे आप लोगों को शायद आइडिया हो, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये, बाकी मैं तफसील से इसी चैप्टर में आना है तब मैं समझाऊंगा, तब मैं बता भी दूंगा कि देखो ये डुप्लेट रूल बन रहा है और ये हमारा ऑक्टेट रूल बन रहा है, तभी मैं समझाऊंगा। यहां तक कोई ऐसी बात जो समझ आई हो, कोई क्वेश्चन? तो बेटा यहाँ तक आपने अच्छी तरह इसको समझ के करना है। ये है छोटी छोटी लाइनें लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था। अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ गए हो ना, समझ लो आपको केमिस्ट्री की 100% समझ आ गई है। केमिस्ट्री में आप मार नहीं खाओगे, आपका जो पिछले 3 चैप्टर वो भी कवर है हो जाएंगे, और आगे से 7 और 8 चैप्टर जो आपको तंग करेगा वो भी इसी लिहाज से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि केमिकल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या गेन होते हैं, शेयर होते हैं, तब वो केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है बेटा, बाकी दुआओं में याद रखा करो और इस वीडियोस को वगैरह को लाजमी शेयर किया करो दोस्तों में भी।